दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी आईआईएसएफ 2023 की थीम क्या है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस इंडिया, ऑप्शन बी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन सी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन, या फिर ऑप्शन डी द फ्यूचर इज इन आवर एंड एज वी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया हुआ है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी आईआईएसएफ के 8वें संस्करण का उद्घाटन मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में किया गया। इसकी थीम मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह थीम G20 के विजन वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी आईआईएसएफ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। इसकी यात्रा 2015 में दिल्ली में इसके उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है U20 ग्रुप की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी। आपके ऑप्शन है गुवाहाटी, जयपुर, शिमला या फिर नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुवाहाटी। चलिए एक्सप्लेनेशन आई की बात को देखते हैं। भारत G20 अध्यक्षता के साथ पहली बार U20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। U20 समूह की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 तक असम के गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी, इसलिए विकल्प भी सही है। यह अगस्त 2023 में अंतिम U20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे भारत में 5 U20 विषयों पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों में से पहली है। असम में होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर के 250 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। U20 G20 के तहत 8 आधिकारिक समूहों में से एक है। इसका उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाकर नीति प्रस्तावों में उनके सुझावों को शामिल करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुवाहाटी। अगला प्रश्न है ऑप्स अलर्ट अभ्यास किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना या फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना है। यह अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जारी रहेगा। सीमा सुरक्षा बल ने अभ्यास के तहत सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सीमा सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है चराईदेव मदाम्स किस राजवंश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अहोम, चालुक्य, सातवाहन या फिर चोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अहोम वंश। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के लिए असम के चराईदेव मैदाम्स को नामित करने का निर्णय लिया है। मैदाम्स असम के पिरामिड या मकबरों के रूप में पहचाने जाते हैं। यह चराईदेव पहाड़ियों पर स्थित है। यह अहोम राजवंश की उत्तर मध्यकालीन टीला दफन परंपरा को सूचित करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। चराईदेव मैदाम्स में अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेष रखे गए हैं, जिन्हें उनके साजो सामान के साथ दफनाया जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की पद्धति को अपनाया और मैदान में हड्डियों व राख को दफनाना शुरू किया। चराईदेव अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी, जिसकी स्थापना चाओ लुंग सियू काफा ने 1253 में की थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अहोम राजवंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भार ओएस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है बहरीन का सोलर रॉकेट सिस्टम, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या फिर दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
भारत में दो ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय हैं जिसमें iOS और एंड्रॉयड शामिल है। लेकिन अब भारत में एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है जिसे बहार ओएस नाम दिया गया है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित किया है। बहार ओएस एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसमें नो डिफॉल्ट ऐप्स यानी एनडीए सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि लोगों को उन ऐप्स का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनसे वे अपरिचित हैं या जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है। तकनीकी रूप से एंड्रॉयड से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इनके बीच प्रमुख अंतर यह है कि भार ओएस गूगल के साथ शिप नहीं करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रुबेला यानी एमआर को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है 2026, 2025, 2024 या फिर 2023। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2023। हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि वह खसरा और रुबेला को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में 2023 तक खसरा और रुबेला यानी एमआर को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, इसलिए विकल्प डी सही है। इससे पहले भारत कई कारणों से 2020 की समय सीमा से चूक गया था। खसरा वायरस दुनिया के सबसे संक्रामक मानव वायरसों में से एक है, जो हर साल वैश्विक स्तर पर 1 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है। वहीं रुबेला भी वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक संक्रमण है, जो अपने विशिष्ट लाल दानों के लिए जाना जाता है। खसरा और रुबेला दोनों को एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की सिर्फ 2 खुराक से रोका जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2023। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। कथन 2 है, इसमें 3 समान किश्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। और कथन 3 है, इसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। चलिए इसमें से आगे की बात को समझते हैं। केंद्र सरकार आगामी बजट में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि प्रतिवर्ष 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। पीएम किसान भारत सरकार की 100% फंडिंग वाली एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन एक सही है। योजना किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देती है। यह राशि 3 समान किश्तों में दी जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस योजना के तहत सभी भूमिधारी किसान परिवारों को शामिल किया गया है। ये राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, चार्जशीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसे सीआरपीसी की धारा 173 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी, यह पुलिस जांच के अंत में दाखिल की गई एक अंतिम रिपोर्ट है। ऑप्शन सी, इसे 60 से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ दायर किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, ये आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत के बिना दायर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यह आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत के बिना दायर किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और उनकी मुफ्त सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चार्जशीट सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट है। किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू होती है और 60 से 90 दिनों के अंदर पुलिस को अदालत के सामने केस से संबंधित चार्जशीट दाखिल करनी होती है। निर्धारित अवधि के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की जानी चाहिए, अन्यथा गिरफ्तारी अवैध है और आरोपी जमानत का हकदार है। इसे पुलिस या कानून प्रवर्तन या जांच एजेंसी द्वारा आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद ही दर्ज किया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ये आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत के बिना दायर किया जा सकता है। ये कथन गलत है, बाकी के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है
अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंडमान और निकोबार। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया है। यह अनावरण 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस द्वीप को पूर्व में रॉस द्वीप के रूप में जाना जाता था। 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया था। इसी के साथ नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का भी नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा किस वर्ष तक पूरा देश कवर कर लिया जाएगा? आपके ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 या फिर 2027। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2025। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिए डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से 2025 तक पूरे देश को कवर करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। डॉपलर रडार एक विशेष ट्रैकिंग सिस्टम है जो मौसम की स्थिति को ट्रैक करने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग करता है। ये तूफान के स्थान और वेग या चरम मौसम की घटनाओं के अन्य रूपों के बारे में जानकारी की गणना करता है। इसमें वर्षा की तीव्रता, विंड शीयर और वेग को मापने के लिए उपकरण होते हैं। डॉपलर प्रभाव के मुताबिक जब स्रोत और संकेत एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा देखी या सुने जाने वाली आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि पास आती हुई किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती हुई गाड़ी के हॉर्न की आवाज कम होती जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी 2025। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी एनसीजीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह नीति आयोग के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। कथन 2 है, इसे 2014 में स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी एनसीजीजी उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित सिविल सेवकों का एक पूल बनाने का काम कर रहा है। एनसीजीजी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और शाखा कार्यालय मसूरी में स्थित है। यह केंद्र अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान और अच्छे विचारों के जरिए शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों के जंक्शन पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।